अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 27 जून को सानेहा स्वात रूनुमा हुआ, जिसने वाकई लोगों को बहुत परेशान भी किया, दिल भी दुखा, क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है और किसी के साथ ना पेश आए, जिसमें आप दरिया की जो बेरहम मौजें हैं उसमें फंसे होते हैं, चीखें होती हैं लोगों की, लेकिन जो रेस्क्यू है वो आपकी बर वक्त नहीं पहुंच सकती और अपने सामने आप देख रहे होते हैं कि किस तरह से आप ही के ख़ानदान के अफराद, बच्चे दरिया में बहते चले जाते हैं। ये सब वाक़या आपकी नज़र के सामने दरियाए स्वात में पेश आया 27 जून को, और अब इसके मज़ीद इंकशाफात इस साने के सामने आ रहे हैं कि पहली जो कॉल की गई उसके बाद 19 मिनट के अंदर रेस्क्यू 1122 पहुंची ज़रूर, लेकिन किसी भी ऐसे साजो सामान के बग़ैर कि जिससे जानें बचाई जा सकती थीं। उसके बाद में जब रेस्क्यू बोट्स पहुंची तो काफ़ी देर हो चुकी थी, और वहाँ के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कि लोगों की चीखें आहिस्ता आहिस्ता दरिया के शोर में मद्धम पड़ती जा रही थीं। आपने देखा कि एक ही ख़ानदान के कई अफराद जिनका ताल्लुक डस्का सियालकोट से था, उनकी जो जस्ते खाकी है वो पहुंचा दिए गए। उसके बाद फिर मज़ीद जो लोग थे उनकी तलाश जारी है। अब एक बच्चा है जो बताया जाता है जिसकी मज़ीद तलाश अभी भी जारी है। बहरहाल इंतज़ामिया के हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है, लेकिन बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। स्वात में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि सैलाबी रेले आए हों। आपने ये भी देखा कि 2010 में जो हुआ, 2022 में हुआ, जिसमें बड़े बड़े होटल्स किस तरह से सैलाब के रेले बहा कर ले गए। आज स्वात में जो एंटी इंक्रोचमेंट है वो भी उसका ऑपरेशन का आगाज़ एक बार फिर हो गया है, यानी दरिया किनारे जो बग़ैर इजाज़त के होटल्स बना दिए जाते हैं, और फिर किस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर लोग जो सेल्फ़ी बनाने के लिए गए थे और फिर वो पानी के बहाव का शिकार हो गए और उन्हें कोई ना बचा सका। दूसरी जानिब इसी जगह पर, यानी इस पूरे इलाके में दफ़ा 144 का निफाज भी था। 27 जून को जब ये सानहा पेश आया है दरियाए स्वात में, तो 144 का निफाज करने वाली, उस पर अमल दरामद करने वाली जो पुलिस होती है वो इस सानहे के सबसे आखिर में पहुंची थी। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हैं अमजद अली खान साहब, स्वात से MNA हैं तहरीक इंसाफ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जाहिद खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अमजद अली खान साहब, जो आपको जाहिर है कि इस पूरे साने का इल्म भी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि 1.5-2 घंटे वहाँ पे मकामी अफराद भी पूरी कोशिश करते रहे, और ये एक महज़ब माशरों में, और ऐसे माशरों में भी, बल्कि अगर महज़ब ना भी हों तब भी 1 घंटे का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल के दौर में कि जबकि जल्द से जल्द रेस्क्यू की तमाम तर कोशिशों को तेज़ भी किया जा सकता है और जदीद से बेहतरीन सर्विस भी प्रोवाइड की जा सकती है, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि जानों का नुकसान ना हो सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पूरी इंतज़ामिया की कलई खुलकर सामने आ गई है। जी जी, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो बात ये है, जैसे मुझे इस वाक़े का पता चला, बावजूद इसके कि ये मेरा हल्का नहीं था, ये लोअर स्वात में चूँकि मुंतखब हुआ वो NA2 से और ये NA3 था, फिर भी मैंने सुबह उठते ही मैंने फ़ोन किया DC साहब को, और मैंने जो फ़ोन किया था वो 10 बजे मैंने फ़ोन किया था, और मैं इन कांटेक्ट था उनके साथ। लेकिन असल में बदकिस्मती यही है, और जिस तरह बात आगे चलती गई और मैं भी उनको बताता गया कि आप जितनी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे कर सकते हैं आप डिप्लॉयमेंट करें, और जिस तरीके से आप रेस्क्यू कर सकते हैं उनको रेस्क्यू करा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है, जिस तरह आपने निशानदेही की कि हमारी कौम ऐसी है कि 2010 में सैलाब आया, 2010 में हमने कुछ नहीं सीखा, 2022 में सैलाब आया, और जो लेसन हमारे अनलर्न थे उन्हीं लेसन्स की वजह से 2022 में हमें नुकसान हुआ। 2022 में हमें नुकसान जितना हुआ है, तकरीबन 700 या 1700 या 1800 लोग उसमें मर गए थे, उस सैलाब में, उस सैलाब की नज़र हो गए थे जी। और तकरीबन 33 मिलियन लोग वो बेघर हो गए थे। तो अगर हम 2010 के सैलाब से कुछ असबाक सीखते तो 2022 में हम बड़े तरीके से मिटिगेट भी कर सकते और बड़े तरीके से प्रिपेयर्ड हो के सैलाब का मुकाबला कर सकते थे। और फिर 2022 में हमने कुछ नहीं सीखा, इसी वजह से
یہ والا واقعہ پیش آیا. نہیں لیکن کیوں نہیں سیکھا؟ سوال تو آپ لوگوں سے یہی ہوں گے نا. حکومت بھی آپ ہی کی تھی, اس وقت بھی آپ کی تھی, اب بھی آپ کی ہے, تو کون سیکھنے سے منع کر رہا ہے؟ کون روکتا ہے ان ریسکیو سروسز کو اچھا کرنے میں یا بر وقت انتظامات کرنے میں؟ دیکھیں, جب یہ اس طرح ہوتا ہے, انفارچونیٹلی یہ نیچرل کیلیمٹی جو ہے, اس میں جب تک کیلیمٹی نہیں ہوتی آپ کو اپنے پریپیئرڈنس کا اندازہ نہیں ہوتا, اور یہ ہماری یہاں پہ بدقسمتی ہے. اگر میں اس پہ بات کروں, جب جیسے ہمیں انتظامیہ کے لوپ ہولز کا پتہ چلا تو اسی وقت ہم اسلام آباد سے باوجود اس کے کہ بجٹ کا آخری روز تھا ہم یہاں پہ پہنچے, اور ہم نے انتظامیہ کی نہ صرف میٹنگ بلائی بلکہ جتنا ہو سکتا تھا ایمرجنسی میں ہم نے انکوائری بھی بٹھائی, اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی بڑی سیریس تھے اس معاملے میں. لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں اس میں ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کروں, انفارچونیٹلی ہوا یہ تھا کہ سیلاب کا ریلا جیسے یہ مہمان آ گئے وہاں پہ, مہمان جو رک گئے تھے اور پھر جو سمندر کے بیچ گئے تھے سیلفیز لینے کے لیے, جو ہمیں عینی شاہدین سے اور ان کے فیملی کے ممبر سے پتہ چلا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پرندے آ گئے تھے اور ان پرندوں کے پیچھے بڑے بڑے پرندے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیلفی لیں گے ان کے ساتھ. تو دوسری سائڈ پہ سیلاب کا پانی موجود تھا, اصل میں وہاں پہ ایک پروٹیکشن وال تھی, اسی کی وجہ سے سیلاب کا پانی اسی مطلب دوسری سائڈ پہ سڑک والی سائڈ پہ نہیں آ رہا تھا. تو جیسی وہ بند ٹوٹ گیا, جیسا ہی وہ پروٹیکشن وال ٹوٹ گئی, اس کے بعد جیسی پانی اس سائڈ پہ آ گئی, تو اصل میں یہ بہت زیادہ ایمرجنسی میں ود ان منٹس یہ معاملہ ہوا کہ وہ پانی کے بیچ میں پھنس گئے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اب سوال پھر وہی ہوگا زاہد خان صاحب کہ ایمرجنسی میں فلیش فلڈ آ جائے, بالکل وقت نہ ہو, لیکن لوگ وہاں موجود کیوں تھے؟ سوال یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم اے کے الرٹس ہیں, آپ کے دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہے, تو کہاں ہے وہ ساری انتظامیہ جس نے اس کو لاگو کرانا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم پورا پختونخوا, یہ جو ہمارے پنجاب کے مہمان آئے تھے, ہم بہت شرمندہ ہیں. ہماری وجہ سے ان کے جو نقصانات ہو گئے یا وہ بیچارے شہید ہو گئے, یہ اگر اس کے لیے انکوائری ہو یا کوئی بھی جواز پیدا کرے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز اس کا نہیں ہے, نہ کوئی آپ انکوائری کی ضرورت. ایک سمپل سی چیز ہے, یہ پوچھا جائے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ تو منگورا سے تو نہیں آیا نا, یہ تو آپ کو پتہ بہت دور سے آتا ہے. تو جب سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ سیلاب کا نوعیت کتنا ہے, یہ کتنا ڈیمیج کرے گا اور کہاں تک یہ جائے گا. تو اس سے پہلے سارے دریا کے کنارے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے لیے ان کو آگاہ کرتے کہ آپ ہٹ جائے کیونکہ سیلاب آ رہا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں, پی ڈی ایم اے میں این ڈی ایم اے حکومت ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سارے باتوں کے باوجود بھی ہم کہیں گے کہ وہاں پہ انتظامیہ کا کام ہے. ابھی اس وقت بھی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اس وقت انکروچمنٹ اتنے زیادہ ہے, جتنے بھی دریا ہے, چاہے وہ دریا ہمارے پنکوڑا کا ہے, جو دیر کا ہے یا چترال کا ہے, سارے لوگ آ کے دریا کے بیچ میں دکانیں بھی بنا رہے ہیں, دنیا کے بیچ میں آبادی بھی بنا رہے ہیں, ہوٹلیں بھی بنا رہے ہیں. تو حکومت کہاں ہوتی ہے؟ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کو ریگولرائز کرے, اس کی یہ کہے کہ بھئی یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, اور اگر کوئی زبردست, دیکھیں حکومت کے ساتھ تو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے نا, لیکن غفلت ہے ہماری, اور اس غفلت سے ہمیں جاگنا ہوگا. ورنہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہ 2010 میں آیا تو چلو وہ تو آ گیا, لیکن جو 22 میں آیا, جو ابھی 25 میں آیا, اور ہم یہی آئیں گے, افسوس کریں گے اور ہم کہیں گے جانے نقصان ہو گئے یا مالی نقصان ہو گیا. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ سوات کے عوام کا جو یہ سیزن ہوتا ہے, جی بالکل, اس سیزن میں ان کی یہ سارے ہوٹلیں چلتے ہیں, سارے بزنس چلتے ہیں. جب آپ ایک واقعہ ہو گیا تو مجھے امجد صاحب بتا دیں کہ اس کے سوات کے لوگ ابھی کیا کریں گے, ادھر کون جائے گا, کیوں جائے گا؟ نہیں جائے گا, اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ کہ یار ادھر تو موت ہے, وہ تو زندگی ہے نہیں. اور یہ جس طریقے سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جا رہی ہے, جس طریقے سے وہ بچے اور خواتین روتے پیٹتے ہیں, آپ مجھے اب بتا دیں, اس کے بعد بھی ہم کہہ دیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوشش کی ہے, کچھ بھی کوشش نہیں کیا. ہم نے غفلت کی ہے, ذمہواری ہے. ایک تو ان کی اس جو سیاحت کا وزیر ہے اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کا کام تھا. اور سوات کا یہ سوات جو ہمارے صوبے میں, سوات ایک ایسی جگہ کی جس کے لیے سیاح آتے ہیں وہ دور سے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور امجد علی خان صاحب, آپ کی جماعت تو سیاحت کو فروغ کرنے کے لیے آج سے نہیں کب سے کہہ رہی ہے,
मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको अब इस दायरे कार को बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इस इंक्रोचमेंट की इजाजत किसने दी, क्योंकि रातों रात तो कोई चीज नहीं बन जाती, इसमें बाकायदा सब मुलव्विस हैं कि आप रिवर बेड के ऊपर होटल्स बने हो या जो दरिया की गुजरगाह है उस पर बने हुए हों, इजाजत किसने दी? क्योंकि 2022 के बाद ये तय हुआ था कि बाकायदा तौर पर अब देखकर वेट करके इजाजत के बाद, हुक्मनामों के बाद और फिर बनाए जाएंगे। और अभी भी आज जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे थे कि मुजाहिरीन कहते हैं कि जो गरीब हैं उनके होटल तो आप गिरा रहे हैं, जो अमीर हैं उनको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। देखिए, असल में बात यही है, मैं अगर ये बताता चलूँ, यहाँ पे जितने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके यहाँ पे होटल्स बने थे, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग सिर्फ सवात के लोग नहीं है। ओके। वो बाकी पाकिस्तान के तकरीबन हर सूबे के और हर जगह के पाकिस्तान में जहाँ से भी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हमने कैटेगोरिकली ये परसों कहा है, और जाहिद खान साहब को अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मतलब हर जमात के, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं होंगे और मुस्लिम लीग नून के होंगे ना, हर जमात के यहाँ पे लोग हैं। अगर हम पॉलिटिकली यहाँ पे ये प्रॉमिस और ये क्या कहते हैं उसको, ये अहद करें कि हमने इन लोगों को बिल्कुल नहीं बचाना, ये पॉलिटिकल एंटी एनक्रोचमेंट जो मूव है, रिवर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने यहाँ पे पास करवाया है, अगर उस पर सही तरीके से अमल हो जाए इंशाल्लाह होगा अब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि अगर हम जितना भी खुदा करे कि आने वाले दिनों के लिए हम खुद को तैयार करें। अब पिछला नुकसान हम उसकी तलाफी किस तरह करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर हम 1000 मरतबा यहाँ पे वादे करें, 1000 मरतबा उनको तसल्लियाँ दें, तो मेरे ख्याल में उन खानदान के लिए सारे तसल्लियाँ, ये सारी तलाफियाँ मेरे ख्याल में उनके लिए नाकाफी होंगी। क्योंकि मैं खुद बज़ाहिर अगर मैं होता और मेरी फैमिली के साथ इस तरह होता तो मैं ज़मीन और आसमान को एक कर देता, और यही हमने किया। देखिए, पॉलिटिकली जब हमारी मीटिंग यहाँ पे हो रही थी तो जितने हमारे इंतजामिया के लोग, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आला साहब जहाँ पे जिस मीटिंग में बैठे थे, उसमें हमने ये मौक़िफ़ हमारा था कि अगर आप लोगों ने सही इक़दामात नहीं उठाए तो हम हुकूमत के खिलाफ इस वाक़े पे जाएंगे। और मैंने उनके साथ भी रब्ता किया, डस्का वाले लोगों के साथ मेरा रब्ता हुआ, सैयद नौशीन इफ्तिखार साहिबा के साथ जो हमारे यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम की सदर भी है, मैंने उनसे भी रब्ता किया, उनके हल्के के वो लोग थे। अब बात ये है, जाहिद खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखे अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो वफाक का इदारा है, अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 2021 से विदाउट SOPs वो भी काम कर रही है कि किस तरह हम फंड्स को इस्तेमाल करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये हमें कह रहे थे कि दिसंबर 2024 में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को। वो प्रोजेक्ट जून 2025 तक अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम को अगर हम कंप्लीट कर देते तो बड़ी आसानी के साथ हम मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई ये रेला आ गया 77,000 क्यूसेक और आप लोग इस तरह करें, अलर्ट रहे। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको PDMA किसी किस्म की कोई अलर्ट जारी नहीं कर रहा? हमने तो आज भी पढ़ी है जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो सकता है। देखिए, PDMA ने बिल्कुल अलर्ट, PDMA की तरफ से अलर्ट्स जारी हुई, जिसकी वजह से जिन अलर्ट्स की रोशनी में 2 जून 2025 को उन्होंने यहाँ पे दफा 144 भी लगाया था। लेकिन जिस तरह आपने निशानदेही की कि दफा 144 लगाना एक तरफ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना, असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे कानून तो बड़े बनाते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं करवा सके। वो जितने लोग इसमें मुलविस थे वो दफा 144 इम्प्लीमेंट ना करवाने में उन सबको हम इंसाफ के कटहरे में इंशाल्लाह लाएंगे और दुनिया देखेगी। ओके, अब आपने जो एक बहुत बल्कि दुनिया देखेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अमजद अली खान साहब, स्वात से MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जाहिद खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बात हो रही है सानिहा स्वात के हवाले से। जाहिद साहब, अमजद साहब कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स में, यानी दरिया के किनारे इस किस्म के होटल्स बनाने में, और जाहिर है कि फिर वो उन्होंने कहा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंशियल लोग वो ये करते हैं, जिससे एक और चीज़ समझ में आती है कि सूबाई हुकूमत बेचारी हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकती, इन लोगों के बनने देती है और फिर कहती है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग ज़ाहिर जो दीगर सूबों से भी हैं, आप भी खैबर पख्तूनख्वा से मौजूद हैं, अब इसको आप ही बताइए कि कैसे सही करना है, कोई चार्टर करना पड़ेगा इस पर भी क्या?
देखिए एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा आदमी ना हो, कितना इन्फ्लुएंस उनके ना हो, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारी इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है। कोई भी मरकज या कोई फेडरल गवर्नमेंट या कोई और इदारा इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। मुझे बताया कि किस आइन कानून के तहत मुदाखलत करेगा, ये एक्शन करे, एक्शन ले। अगर इसने एक्शन लिया और कोई निकल आए उन पे हाथ रोका तो फिर ही दी की जाएगी ना। अभी तो कोई एहतजाज भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग तो समझते हैं कि इससे तबाही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमजद साहब कह रहे हैं कि ये इंडिया में ठीक है, लेकिन आप लोग तो जब असेंबली में जाके बैठते हैं, हम तो असेंबली में नहीं है, तो वहां पे आप लोग जो अपना मुतालिबा तो वो जरूर करें, लेकिन ये अवाम की ये मसाइल भी उठाए इंडिया में, फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट को खींचना चाहिए था कि इंडिया में हमारे साथ क्यों कॉपरेशन नहीं कर रहे या क्या वजह है। लेकिन जब एक मिनट में बात पूरा करने, जब अगर वो आपकी बात न सुने न भी करे तो लोगों को तो पता चलेगा कि आप नुमाइंदे हैं, आपने उसकी आवाज उठा ली है असेंबली के अंदर, उस पर काम हुआ या नहीं हुआ, या एक्शन फेडरल गवर्नमेंट ने लिया या नहीं लिया। लेकिन अगर आपको सारा दिन वहां पे लड़ाई झगड़े में मसरूफ है, वो करते जाए, उससे कोई रोकता नहीं है। लेकिन आवाम के मसाइल के लिए जिसको आपको मुंतखब करके आए हैं, नेशनल असेंबली में बैठे हैं, अपने वो आवाम के मसाइल को भी मद्देनजर रखते हुए उस पर भी बात करें। एक चीज मैं जरा जाहिद साहब से पूछ लूं, फिर आप जरूर इसमें कहिएगा। अमजद साहब, जाहिद साहब ये बात करूंगा प्लीज, मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दें, एक सेकंड। चलें आप पूछ लें पहले। अच्छा, इस बजट में जो कट मोशन मेरे थे वो आप मेरे पेज पे भी दे सकते हैं और वो आप नेशनल असेंबली के उस पे भी देख सकते हैं, ये वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बात मैंने यहाँ पे की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की ये बात मैंने असेंबली के फ्लोर पे कही इस बजट में कि आप खुदा के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हालांकि मुझे इस वाक़े का किसी को पता नहीं था सर, ये सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तक महदूद नहीं है, आपकी तैयारी रेस्क्यू की क्या है ये उससे बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि जहां पर दरिया होते हैं, जहां समंदर होता है, जहां झीलें होती हैं और उसको आप सियाहती मकाम बनाते हैं, तो आपको रेडी होना होता है। ज़िम्मेवारी तो आपकी है ना, ज़िम्मेवारी तो आपकी है, अगर वो आपके साथ करे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न भी करे, लेकिन ज़िम्मेवारी तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट तो आपकी है ना। ये पीडीएम है तो आपका है, पीडीएम में तो एक इदारा तो है ना। हम अगर अपनी जिम्मेदारी को कबूल ना करते तो ये होता कि हम एक्शन ना लेते। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह कबूल करते हैं कि इसमें जहां पे भी सूबाई महकमों ने गफलत बरती है, वो सूबाई महकमे हमसे सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बंदे मतलब हम ये उस फैमिली को इंसाफ ना दिलवा सके, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उनके साथ देखेंगे रूल्स रेगुलेशंस और कवानीन के अंदर। लेकिन असल में मसला ये है, मैंने जिस तरह पहली बात की कि अगर हम 1000 मरतबा एक्शन लें, हम 1000 मरतबा तसल्लिया उनको दें, 1000 मरतबा हम तलाफी करें, लेकिन ये उस फैमिली के लिए मेरे ख्याल में नाकाफी होंगे। तो हमने इस तरह करना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत से बालातर होके हमने ऐसी पॉलिसीज यहाँ पे बनानी है। आज यहाँ पे हुआ, हो सकता है कि कल ये सिंध में हो सकता है कल ये बलूचिस्तान में, हो सकता है पंजाब में भी इस तरह का वाक़या रोनमा हो। तो हम वी हैव टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिगार्डिंग एवरी डिजास्टर, कि हम सही तरीके से ना सिर्फ उनके लिए प्रिपेयर्ड हो बल्कि हम सही तरीके से उनकी मिटिगेट करने के लिए इक़दाम उठाए। ओके, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी जाहिद साहब, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि जो लोग वहाँ पर बेचारे फंसे रहे और चीखते रहे मदद के लिए, वाई, क्या आप समझते हैं कि नहीं जा सकता था हेलीकॉप्टर, क्या रीज़न था? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल जा सकती थी। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 हेलीकॉप्टर है, एक भी नहीं, 2 है। अब हेलीकॉप्टर का 30 या 35 मिनट का रास्ता है पेशावर से मिंगौरा तक। मैं उस पर गया भी हूँ, मैंने देखा भी है, क्योंकि जब वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था वो सारी चीजें हमने देखी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो गफलत किया हुआ इन लोगों ने ना, ये गफलत तो माने, ये इसलिए माने कि अगर ये जब इनको इत्तला मिली तो कम से कम हेलीकॉप्टर तो भेज देते ना, अगर ये दे। लेकिन दूसरा मैंने वो गवर्नर का सुना, तो गवर्नर साहब से भी मैं पूछता हूँ कि गवर्नर साहब आप भी तो आराम से बैठे हुए थे, आप कोर कमांडर साहब को कहते फौज के पास भी हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं और वो इसी वक्त मौके पे वो फराहम कर देते हैं। तो अगर उनको भी कह देते हैं ना, तो ये वो भी अपना हेलीकॉप्टर भेज देता। लेकिन ये गफलत है,
सबकी हुक्मरानों की, और उस गफलत की वजह से ये हमारे जाने ज़ाय हो गए। और जो लोग बेचारे आज तरस रहे अपने बच्चों, और देखे वो सीन देखा नहीं जाता है। मैंने तो पता, मैं तो देख नहीं सकता हूँ कि जब मैं वो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने ये देखा है ये चीजें। तो वो जिस तरीके से वो बच्चे और खवातीन और वो सारे रोते हैं और एक एक को उठा के नीचे दरिया बहा के लेके जाता है, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। इसका ये बिल्कुल सही है, हम इस पे सियासत नहीं कर रहे, लेकिन इसके तदारुक करना होगा। अगर हम तदारुक नहीं करेंगे तो हमारे इलाकों में सियाहत के लिए कोई नहीं आएगा, और इसकी जिम्मेवारी हम लोगों में। सही, बिल्कुल सही। अमजद अली साहब, ये कमेंट आपसे ज़रूर बनता है जो जायद साहब कह रहे हैं कि 2 हेलीकॉप्टर्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास भी थे, तो किस लिए हेलीकॉप्टर से मदद नहीं भेजी गई? अच्छा देखिए, इसमें बात ये है कि 2 हेलीकॉप्टर्स वज़ीर आला के पास है। एक हेलीकॉप्टर को उन्होंने वो जो एयर एम्बुलेंस है उसके लिए मुख्तस किया है, वो तकरीबन मॉडिफिकेशन उसकी हो गई है। और दूसरा हेलीकॉप्टर जो उनके पास है वो यहाँ से मतलब पेशावर से अगर वो आते तो तकरीबन उसमें 1 घंटा लगता, और यहाँ पे मौसम की खराबी भी एक हो जाती। वो कह रहे हैं 30 मिनट लगते हैं, आप कह रहे हैं 1 घंटा लगता। नहीं 30 से 35 मिनट में लगा रहे। देखिए हेलीकॉप्टर इसी तरह तो नहीं उड़ता कि हेलीकॉप्टर को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसकी टेक ऑफ होती है ना, तो उसमें टाइम तो लगता है। यहाँ पे जिस तरह आपको कोहिस्तान का वाकया याद होगा सर, ये हेलीकॉप्टर की तैयारी की आप क्या बात कर रहे हैं? वो चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर है, उसे वो तो हर वक्त तैयार रहता होगा, उसको कोई साफ वाफ थोड़ी करना है। इट जस्ट हैज टू फ्लाई ऑन वन ऑर्डर। देखिए वो 10 मिनट के अंदर तैयार हो सकता है। तकरीबन यहाँ पे 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। हमारे भी चीफ मिनिस्टर था जब मैं एमपी में था। ठीक है, लेकिन अमजद अली, ये देखिए ये हमें इसके लिए कोई वो रीजन पैदा नहीं करते। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करता, मैं तो गवर्नर की भी करता हूँ, कोर कमांडर से भी बात कर सकता है, क्योंकि आर्मी के हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं और हर वक्त तैयार होते हैं। चीफ मिनिस्टर का भी हर वक्त तैयार होते हैं। ये एक्सक्यूज अगर हम करेंगे तो ये नाजायज है। बस हमने गलती की, हमें गलती माननी चाहिए, और हमें उस खानदान से और सारे पंजाब से बिल्कुल आपने दोनों आप लोगों मेहमानों का यहाँ पे इतना बड़ा अगर रेला था सैलाब का, तो मौसम कैसा होगा यहाँ पे, मौसम कैसा हुआ होगा यहाँ पे? असल में मसला यही था कि मौसम की खराबी भी एक हो जाती है। ठीक है अमजद अली साहब, लेकिन आपने जिस तरह से कहा है कि मिलकर तदारुक करना होगा, मेरे ख्याल से सबसे पहले ये होगा कि ये इज्तिमाई गफलत हुई, कि पहले गफलत ये थी कि सब कुछ बनने दिया गया, फिर दफ़ा 144 के निफाज के बाद लोगों को जाने दिया गया, और सबसे बड़ी गफलत ये कि आपके पास वो रेस्क्यू की सर्विसेज मौजूद नहीं। फिर कोई हादसा हो जाता है, जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने कहा, हो जाते हैं हादसात, लेकिन उनके लिए बर वक्त आपको जिसे कहते हैं रिस्पांस टाइम, इस पर बहुत काम करना होगा और रिस्पांस की चीज़ें भी लानी होंगी। यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम ज़रूर बात करते हैं प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। डिड दे सेंड द अलर्ट? वेलकम बैक। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो यकीनन बहुत से अलर्ट्स भी जारी करती है, इसी हवाले से जो स्वात का सानहा हुआ, आज हमने सोचा ज़रा इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी भी जो अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं उस हवाले से बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ सैलाबी सूरत हाल होगी, कहाँ बारिशें होंगी, कहाँ लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है। इसीलिए हमने इनवाइट किया है, हमारे साथ हैं DGPDMA खैबर पख्तूनख्वा असफंदियार खटक साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सानहा स्वात के हवाले से। असफंदियार साहब, जो बताया गया, जो वहाँ ऐनी शाहिदीन ने भी बताया, जो हमारे सारे रिपोर्टर्स ने भी गैदर करके इन्फॉर्मेशन बताई कि ये एक ख़ानदान के लोग जो कि पिकनिक के घर से गए थे, और उन्होंने सुबह वहाँ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो दरिया का जो सूखे वाला रास्ता है उस पर थे कि फिर अचानक से वो कहते हैं कि जब वो तस्वीरें ले रहे थे तो उस वक्त एक सैलाबी रेला आ गया, जिसके बाद उन्होंने फिर उस रेत के टीले पर पनाह ली थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अचानक से एक सैलाबी रेला आ जाना, तो क्या इसकी पेशगी इत्तलात दी गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जहाँ तक वेदर एडवाइजरीज की बात है, आपने शुरू में जिक्र किया, तो हमें कम्युनिकेट हुआ था 23 जून को, जिसमें कहा गया था कि फ्लैश फ्लड्स आएंगे। पर्टिकुलर जो हमारा नादरन केपी है, सारा हिली एरिया है, तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड इंक्लूडिंग स्वात, वहाँ पे प्रेडिक्शन थी, और हमने टाइमली 23 जून को ही कम्युनिकेट करा दिया था तमाम DC साहिबान को, कमिश्नर साहिबान को, और जितने भी लैंड डिपार्टमेंट्स हैं कि आप हाई अलर्ट पे रहें, ये बारिशें आनी हैं।
اور اس میں فلیش فلڈ کا بھی خطرہ ہے۔ اس صبح کی جہاں تک میں بات کروں، جہاں تک ہم نے ابھی تک ریلیف سے اور وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے، تو سوات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہلی ایریا ہے، اور وہاں پہ اس صبح جو ہے ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے خواجہ خیلہ کے علاقے میں، جو کہ اس پرٹیکولر لوکیشن سے کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور اس سے آگے اگر آپ دیکھیں خواجہ خیلہ سے آگے کلام سائڈ پہ بالکل نارمل فلو تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہ بارش ریکارڈڈ ہوئی اور نہ ہی کوئی فلڈنگ کا وہ وہاں پہ سین تھا۔ یہ صرف جو ہے خواجہ خیلہ کے ایریا میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور ود ان منٹس جو ہیں یہ فلڈ لائک سچویشن کریٹ ہوئی، اور انفارچونیٹلی یہاں پہ تقریباً 13 سے 14 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ تو اسفندیار صاحب کی کیونکہ آپ نے کہا کہ 23 کو ہی آپ نے جو متعلق محکمے ہیں ان کو آپ نے الرٹس جاری کر دی، اور اب بھی آپ لوگ اسی حساب سے الرٹس جاری کرتے ہیں، تو ان محکموں میں پھر کام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے الرٹس جاری کر دیے، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، کہیں آپ لوگ اربن فلڈنگ کا ذکر کرتے ہیں، کہیں لینڈ سلائڈنگ کا ذکر کرتے ہیں، تو تمام ڈیپٹی کمشنرز کو یہ اطلاعات جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ریڈینس ٹو فیس اے ڈیزاسٹر، کیا یہ بھی آپ کے پیرامیٹر میں نہیں آتا؟ میڈم، ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پریپیئرنس لیول ہے اور رسک اسیسمنٹ، وہ پی ڈی ایم اے کرتی ہے، اور پھر ارلی وارننگز بھی پی ڈی ایم اے ہی ڈسیمینیٹ کرتی ہے ٹو ڈسٹرکٹ فارمیشن۔ جہاں تک ریسکیو کا ایلیمنٹ آتا ہے، ریسکیو کے ایلیمنٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے ڈپٹی کمشنر، اور اس میں تمام لینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کے ممبرز ہوتے ہیں، انکلوڈنگ اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ریسکیو ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ سارے اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں سے ایڈوائزری جاتی ہے تو یہ ڈی ڈی ایم یو ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر وہی پلاننگ ساری اس میں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ بھی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے کہنے پہ چیف سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشنز پہ لگائی گئی تھی۔ آخر میں پی ڈی ایم اے کا رول جب جاتا ہے تو جب نقصانات ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم اے پھر اس میں انٹروین کرتی ہے، اور جتنی بھی ریلیف ہے۔ درست، آپ نے درست کہا کہ دیکھیں جب وہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پاس جاتا ہے اور ایک رسک ہے اور اس ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اور اس کی پریپیئرنس ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس سب کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں سیاحوں کا وہاں موجود ہونا، وہاں نہ صرف موجود بلکہ بیٹھ کر ناشتے بھی ہوتے ہیں، سیلفیوں کے لیے بھی لوگ پکنک پوائنٹس بنا لیتے ہیں ایسے موقع میں، تو کیا یہ کام نہیں تھا ڈی ڈی ایم اے کا کہ آپ روک تھام کریں اور وہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ دی جائے؟ بالکل میڈم، میں آپ کو تھوڑا سا پھر سوات کی پیکولیرٹیز پہ لے کے جاؤں گا۔ جو ریور سوات ہے اس کا اسٹریچ صرف ڈسٹرکٹ سوات میں 70 کلومیٹرز بنتا ہے۔ اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو 70 کلومیٹرز کو کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی چونکہ دفعہ 144 کا نفاذ تھا، پولیس کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو وہاں پہ جانے نہ دیتے۔ اس میں کچھ ہوٹل مالکان کا بھی قصور بنتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ پہلے سے ہی ان پلیس تھی، لیکن چونکہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ فلیش فلڈ اور ریورائن فلڈ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فلیش فلڈ میں جب فلیش فلڈ آتا ہے آپ کے پاس رسپانس ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی اتنا ٹائم نہیں ملا کہ یہ واپس ریسٹورنٹ کی طرف بھاگ کے واپس آئیں، تو آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ رسپانس ٹائم کتنا کم تھا۔ ہم کسی کو جسٹیفائی نہیں کرتے، ایک ہائی لیول انکوائری وہاں پہ ابھی بھی آج بھی وہاں کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور رسپانسبلٹی فکس کی جا رہی ہے، جس کی بھی کوئی بن رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 سوال بنتے ہیں۔ آپ نے کہا فلیش فلڈ میں رسپانس ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن جو ریسکیو کا رسپانس ٹائم ہے وہ بے شک جو سی سی ٹی وی فوٹیجز اب آئی ہیں کہ جی 19 منٹ میں ریسکیو والے پہنچ گئے، لیکن انفارچونیٹلی وہ 1122 جو پہنچی ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں جس سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فائنلی جو ریسکیو پہنچی تھی جس میں جس قسم کی بھی وہ رافٹ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریور کے اندر جس قسم کی بوٹس استعمال ہوتی ہیں، بلکہ دنیا میں چھوڑ دیں ہم نے دوسرے صوبوں میں بھی دیکھا ہے، وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کے پاس نظر نہیں آئیں۔ میڈم، سب سے پہلے تو میں آخری بات کا کہوں گا کہ ریسکیو جو ہے وہ ویل ایکوپڈ ہے۔ میں آپ کو پھر کہوں گا کہ چونکہ یہ فلیش فلڈ ہے، اس میں بوٹس کا اور رافٹ کا آپریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔
बाद में मैं ये बताऊंगा कि जो मेरी डीजी रेस्क्यू से जो इनफॉर्मल बात हुई, चूंकि कमेटी बैठी हुई हमने इस पे कमेंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो अनऑफिशियली हमारी बात हुई है तो कॉल की इंटरप्रिटेशन पे थोड़ा सा मसला आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जो पहली कॉल आई थी उनको, उन्होंने कहा कि होटल में लोग फंसे हुए हैं इसलिए एम्बुलेंस आई, वरना अगर प्रॉपर कॉल होती कि ये दरिया के दरमियान फंसे हुए हैं तो फिर उसने वो उसी इक्विपमेंट को आना था जो कि इस फ्लैश फ्लड में इस्तेमाल हो सकती थी। कॉल की इंटरप्रिटेशन पे, लेकिन चूंकि अभी हाई लेवल कमेटी बैठी हुई है, इंक्वायरी हो रही है, तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए। उसकी जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो हम सबके लिए एक्सेप्टेबल होंगी। जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका सामना करना पड़ेगा। ओके, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि 70 किलोमीटर का आपने कहा कि ये दरियाए स्वात है और इसमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो आई एम श्योर कि ये बात जो है मुताल्लिका इदारों तक भी पहुंचाई गई होगी कि हम मैनेज नहीं कर सकते। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि सानिहे के बाद अगर कहा जाए कि हम मैनेज नहीं कर सकते, आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फिर ये भी बहुत बड़ी कोताही है। आप पहले ही बता दें कि नहीं, हम नहीं मैनेज कर सकते। मैडम, कैपेसिटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशंस की। मैंने कहा 70 किलोमीटर का स्ट्रेच था, लोगों को रोकना चाहिए था। आज भी अगर आप देखें जो तजावजात का ऑपरेशन हो रहा है वहां पे पब्लिक उसके में इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो आज ड्राइव चल रही है, तो वहां पे अभी भी एहतजाज हो रहा है। सारे रोड्स बंद हैं, लोग स्टे ऑर्डर्स लेके आ गए हैं। तो ये सारी चीजें मैडम, हमें पब्लिक सेक्टर में जो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। मैं अभी भी आपको कहता हूं कि कोताही हुई है और उसको फिक्स किया जा रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो हाई लेवल कमेटी बनी हुई है और उसमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। जहां पे जिसने छोटी सी भी कोताही की थी उनको ट्रांसफर किया गया, उनको सस्पेंड किया गया है। और अब ये कल हमारी भी इंशाल्लाह ये हमारे पास भी ये इंक्वायरी कमेटी आएगी, तो सारी चीजें देखी जा रही हैं। हुकूमत इस बारे में सीरियस है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं, इस पे किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैडम, बेहद शुक्रिया असफंदियार खटक साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। देखते हैं कि आप लोग क्या फाइंडिंग्स होती हैं और उसमें कौन से ऐसे इकदामात हैं जो मजीद लेने की ज़रूरत है ताकि इन तमाम तर हालात को और रेस्क्यू सर्विसेज को बेहतर किया जा सके। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी सीनियरिटी सदर पाकिस्तान की जानिब से तय कर दी गई। इसी दिन में एक नोटिफिकेशन आया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तीसरे नंबर पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, चौथे नंबर पर जस्टिस तारिक मसूद जहांगीरी और पाँचवें नंबर पर जस्टिस बाबर सत्तार हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिन जज साहिबान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र हुआ वो परमानेंट बेसिस पर किया गया है। इसी पर बात करने के लिए इन फोकस हैं साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जदून साहब, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की सीनियरिटी के हवाले से भी और उनकी जो तैनाती के हवाले से, उस पर एक इंटर कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई है। दरख्वास्त के अंदर इस्तदा भी की गई कि सदर पाकिस्तान को रोका जाए कि वो अभी सीनियरिटी तयन ना करें, इस पर स्टे भी लिया, इसकी भी इस्तदा की गई और आज के आज नोटिफिकेशन भी आ जाता है। क्या समझेंगे और क्या कहेंगे आप? देखें ना, जजेस की सीनियरिटी कहाँ पे लिखा हुआ है आइन के अंदर कि जी प्रेसिडेंट ने कहा ये परमानेंट ट्रांसफर है। परमानेंट ट्रांसफर होगी कि जो आइन का आर्टिकल 175A है वो तो फिर रिटर्न जाएगा, जिसकी मर्जी है। आपको जज की क्या हो सकता है, आप कल को 27th अमेंडमेंट करके कॉन्सेंट का वर्ड भी हटा दें तो जिस जज को मर्जी यहाँ से ट्रांसफर कर दें। आप देखें ना, एक बंदा का जो चाहे वो आइनी अमल करता है, कानूनी या जो भी एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल करता है, उस पे के पीछे एक इंटेंशन होती है, एक माइंड सेट होता है कि ये काम क्यों कर रहा है, मेरिट पे कर रहा है, किसी चीज को डिसलॉज करने के लिए कर रहे हैं, क्या वजूहत है। और ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट होते हैं, जब इंटरप्रिटेशन होती है तो वो कहते हैं जी जो बंदा पावर यूज कर रहा है डिस्क्रिशन, तो उसको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिशन यूज करनी चाहिए और डिस्क्रिशन के लिए रीजन देगा कि मैं व्हाई आई एम यूजिंग माय डिस्क्रिशन। ओके, देखें ना, अगर आप किसी बंदे को एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं तो एब्सोल्यूट पावर देने से फिर हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए डिस्क्रिशन जो है वो, अगर आप किसी बंदे को आपने दी हुई है तो डिस्क्रिशन जो है वो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए एज पर लॉ। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में क्योंकि आर्टिकल 175A को चेंज नहीं किया गया, लिहाजा आप ये समझते हैं कि ट्रांसफर का जो केस है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं हो सकता।
نہیں دیکھیں نا، یہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اس کی انٹرپریٹیشن کرتے کہ وہاں پہ جی ٹیمپریری بادی نظر میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر کسی ہائی کورٹ میں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، ریزن کیا ہے ٹرانسفر کرنے کی؟ یہاں پہ تو ججز کام کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے انڈکشن کی ہے، یہاں پہ ہر صوبے کے جج موجود ہیں، تو کس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ کی ہیں چیزیں جو ہے کہ آپ جج ٹرانسفر کریں؟ اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کیا جائے. دیکھیں نا، آپ کنٹرول جب کرتے ہیں کس چیز کو تو اصل بیہائنڈ دا سین جو آپ بتا نہیں سکتے، اصل مقصد تو یہی ہے جن کو لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے، ججز کو بھی پتا ہے، وکلاء کو بھی پتا ہے، میڈیا والوں کو بھی پتا ہوتا ہے. نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہا کرتے تھے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کوئی کنٹرول نہیں ہے میرے کورٹ کے اندر، کون کنٹرول کر رہا ہے. He used to say that, remember? جی آئی ڈو ریمبر، بٹ جب ان کو وہاں سے کمنٹس منگائے انہوں نے ہائی کورٹ سے، تو 4-5 ہائی کورٹ نے کہا جی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے قاضی فائز صاحب، ویسے ہی رخصت ہو گئے ہیں اس کیس کو ٹیک اپ کیے ہوئے. تو یہ دیکھیں نا، اس طرح آپ کیا کر رہے ہیں، وقتی طور پہ آپ ایک کام کر لیں گے لیکن دور راستے کے جو نتائج ہوں گے اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی، آپ مزید آپ کر رہے ہیں، آئین کا الیہ بگاڑ رہے ہیں، آئین کو تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا کی کوئی بات گورنمنٹ کا دیکھیں نا جو بھی فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ، اب کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اپنی مرضی کے جج وہاں پہ بٹھانے ہیں، جو موسٹلی جو ہیں وہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریشو ہماری فیور میں زیادہ ہوگی تو وہ والے جج آپ بٹھائیں گے. تو اس طرح آپ یہ سپریم کورٹ جو بھی آج کل فیصلے آئینی بینچ سے آ رہے ہیں وہ میری نظر میں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں وہ پبلک پراپرٹی ہے، میں اپنی مرضی ہے جس طرح مرضی کرٹیسائز کروں، وہ ججمنٹ آ چکی ہیں، آپ بھی میں بھی اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں. صحیح، لیکن جدون صاحب مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ اب یہ چونکہ سینیورٹی تعین کی ہے اس پورے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہی ظاہر ہے صدر پاکستان کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی سینیورٹی طے کریں. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ از دس اے پریسیڈنٹ سیٹ ناؤ کہ اب کبھی بھی ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کا ٹرانسفر ہوگا تو کیا وہ پرماننٹ ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہمیشہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی سینیورٹی جو ہے وہ صدر پاکستان طے کیا کریں گے یا یہ صرف اس کیس تک محدود رہے گا؟ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو یہ کیس اس چیز کے لیے ریمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ ٹرانسفر تو چلیں کر دی پریزیڈنٹ نے ود کانسنٹ آف دا چیف جسٹس یا ججز یا شخص کی، لیکن سینیورٹی کس کی کانسنٹ؟ سینیورٹی اس نے اپنی ڈسکریشن یوز کی ہے. اب سینیورٹی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تو آپ ایک جج کو جو جونیئر ہوگا اس کو آپ کہیں گے آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا، تو وہ تو شکر کرے گا، تو کانسنٹ دے دے گا، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مجھے وہاں جا کے 13ویں نمبر سے جا کے پہلے نمبر پہ اٹھا دیں، تو کون سا جج انکاری کرے گا؟ ہو سکتا ہے یہ اپنی زندگی میں چیف جسٹس بنتے ہی نہ، یا بنتے بھی تو پتہ نہیں 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد بنتے، تو اس کو اٹھا کے 2 مہینوں کے اندر 4 مہینے کے آگے ایکٹنگ جج. اب ویسے آپ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ کے اندر جی کوئی بندہ ایکٹنگ چارج ہوا 3 مہینے سے لے نہیں سکتا، تو آپ ساری ہائی کورٹ ایکٹنگ چیف جسٹس پہ چلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے جو ہے وہ پرماننٹ جج کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سینیورٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈٹرمن کر رہے ہیں. تو سینیورٹی تو دیکھیں نا، ایک سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر ڈٹرمن ہوتی ہے کہ اس جج نے جس ڈیٹ کو اوتھ لی ہے تو اس کے حساب سے سینئر ہے. اگر 2 شخص ایٹ اے ٹائم آتے ہیں، ایک ہی دن اوتھ لیتے ہیں یا 3 آتے ہیں، تو ان کی سینیورٹی پھر ان ڈیٹ آف برتھ سے، اگر ایک جج جو ہے وہ ایک دن بھی دوسرے سے ایج میں بڑا ہے تو وہ سینئر تصور کیا جاتا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں محسن اختر کیانی صاحب اور میاں گل حسن ایک دن اپوائنٹ ہوئے ہیں، لیکن اس میں صرف 1 یا 2 یا 3 دن کی وجہ سے محسن اختر کیانی کو جو ہے سینئر بنایا گیا، لیکن اس نے میاں گل حسن نے اعتراض نہیں کیا کہ ایک کلیہ تھا الجہاد ٹاسک کیس کے بعد بھی کہ جی سینیورٹی جو ہے اس طرح ڈٹرمن ہوگی، تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے. ابھی تو سارے نظام کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے، آئین کو ڈسٹرب کر دیا ہے، عدالتی نظام جو ہے وہ تقریباً مفلوج کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی ڈسٹربنس نہ پیدا ہو جائے گورنمنٹ کے ڈی اسٹیبلائز. بھائی گورنمنٹ کے ڈی اسٹیبلائز کرنے کا تو اور بھی طریقے بہت ہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے وزیر آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں جی ہائیبرڈ نظام جو وہ ٹھیک چل رہا ہے اور یہ ایکسیپٹیبل ہے، تو ہائیبرڈ نظام میں تو پھر آپ رول آف لا کی یا ٹرو ڈیموکریسی کی تو بات کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ جہانگیر جیدون صاحب فار یور ٹائم. اس ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.